नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपये था, अब उसको 9,441 रुपये में बेची जाती है, तो साड़ी पर छूट प्रतिशत ज्ञात करें। डिस्काउंट का सवाल है, बहुत प्यारा सा बेसिक क्वेश्चन है। कहता है कि एक साड़ी है जिसका मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है सो कितना है, 10,490 रुपया है। अंकित मूल्य यानी कि जो किसी वस्तु पर मार्क किया रहता है, अंकित मूल्य कितना है, 10,490 रुपया है। और उसको बेचा कितने में जाता है, सेलिंग प्राइस उसका है 9,441 रुपया है। तो बताना है कि कितने का डिस्काउंट मिलेगा, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट जो होता है बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत जब भी कैलकुलेट करते हैं तो अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर ही जो सो क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो अगर मार्क प्राइस 10,490 रुपया है, सेलिंग प्राइस 9,441 रुपया है, तो डिस्काउंट निकालेंगे, कितने का डिस्काउंट होगा। 10,490 में से 9,441 को घटाएंगे तो यह जो है सो बेसिकली आ जाएगा 1,049 रुपये का जो सो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। 1,049 का डिस्काउंट होगा कितने पर, 10,490 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। एक जीरो से एक जीरो खत्म करेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब कि जो डिस्काउंट होगा वह कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का जो है सवाल मिलेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन भी जो है आपके प्री में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि इस बात को आप समझ गए। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी हमको डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट जो है सो हमेशा डिस्काउंट परसेंट जो होता है बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रख सकते हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू का 100 से निकालेंगे, ये आपको 100% जो है सो डिस्काउंट परसेंट निकाल कर देगा। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला याद रखना है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू का 100% जो है डिस्काउंट परसेंट से जो है क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न कहता है कि रमेश के पास टोटल 18,000 रुपये है। उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये और दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये जमा करता है। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1,160 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताना है कि शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इतना लेंदी जो है सो केवल और केवल लैंग्वेज लिखा गया है। आप जो है सो विदाउट पेन पेपर के सवाल को जो है सो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सवाल में कहता है कि रमेश के पास टोटल कितना रुपया है, 18,000 रुपया है। उसके पास 18,000 रुपया रमेश के पास है। वह क्या करता है कि 7,000 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज पे लगा देता है। वह 18,000 रुपये को तीन जगह इन्वेस्ट करता है। एक जगह क्या करता है कि 7,000 रुपये को 5% के ब्याज पर वो दे देता है। तो अगर 7,000 रुपये को 5% के ब्याज पर देगा, यानी कि एक साल में उसको 7 बचे 35, 350 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। फिर दूसरे बैंक में वो 6% की दर से 6,000 रुपये दे देता है। तो 6,000 6% के हिसाब से देगा, यानी कि एक साल में उसको 360 रुपये प्राप्त होंगे। उसके पास 18,000 रुपये थे। 18,000 में से उसने 7,000 और 6,000 13,000 इन्वेस्ट कर दिया। अब बचा कितना, अब उसके पास बच गया है 5,000 रुपया। कितना बचा है, 5,000 रुपया। उसको टोटल एक साल के अंत में 1,160 रुपये प्राप्त होते हैं। जबकि इन दोनों को मिलाकर के 7,000 और 6,000 वालों को देखेंगे तो यह सिर्फ और सिर्फ कितना रुपये प्राप्त होगा, 710 रुपये। यानी कि उसको टोटल 1,160 प्राप्त करने हैं, इन दोनों को मिलाकर के 710 रुपये प्राप्त होगा। मतलब कि डेफिनेटली जो होगा, इसको हम लोगों को यानी कि इस 5,000 पर उसको 450 रुपये की क्या करनी होगी, ब्याज कमाना होगा। अब आप अपने से समझ के देखिए कि 5,000 रुपया है, 450 रुपये की ब्याज कमाना है, मतलब कि वो कितने रुपये पर लगाएगा, 9% साधारण ब्याज पर लगाएगा, तब जाकर के 5,000 पर उसको 450 रुपये की क्या होगी, प्राप्ति होगी। इस तरीके से क्वेश्चन को जो है क्या किया गया है, पूछा गया है। बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्वेश्चन को जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। का सवाल है, सवाल कहता है कि यदि सेक अल्फा
अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन सेक अल्फा माइनस tan अल्फा का मान 7/4 है, तो बताना है कि cosec अल्फा का मान कितना होगा। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे sec प्लस tan लिखा है, sec माइनस tan लिखा है, तो सिंपल हमारे दिमाग में एक ही कंसेप्ट आता है। वह कौन सा कंसेप्ट है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पे कोई चीज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के रूप में लिखा हो तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, मतलब कि ये नंबर a बाई बी के फॉर्मेट में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे सेक अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन सेक अल्फा माइनस tan अल्फा लगा है, यहाँ पे अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट लगाएंगे तो यह कुछ और नहीं बल्कि सेक अल्फा अपॉन tan अल्फा जो सो लिखा है, एक बार जोड़ के लिखेंगे, 7 में 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 होगा। सेक अपॉन tan जो है मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि सेक थीटा अपॉन का tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है। यह डेटा आपको याद रखना है, नहीं याद है तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर या तो याद है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि कोसेक थीटा अपॉन tan थीटा का मान कोसेक थीटा होता है, तो इसके जगह पे डायरेक्ट लिख देंगे कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक अल्फा का मान जो है सो कितना हो जाएगा? 11/3 होगा। ऑप्शन सी जो है सो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos अल्फा लिख सकते हैं, बटा tan को लिख सकते हैं क्या? साइन अल्फा अपॉन का cos अल्फा लिख सकते हैं, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/sin अल्फा और 1/sin अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं cosec अल्फा लिख सकते हैं। तो या तो डायरेक्ट हमको याद रहेगा तो आंसर लिख सकते हैं, या अगर याद नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करके जो है क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के कंसेप्ट को लगाएंगे, आंसर जो है क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। सवाल कहता है कि यदि a एक न्यून कोण है, मतलब कि एक्यूट एंगल है, तो बताइए कि निम्न में से कौन सा विकल्प साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस ए के बराबर होगा, इनमें से कौन सा विकल्प होगा? तो इसका बिल्कुल ही सिंपल जवाब है, बिल्कुल ही आसान जवाब है। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया था तो वहां पे एक चीज मैंने बताया था कि अगर कहीं पे साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए लिखा है तो डायरेक्ट बराबर होता है 1/cos ए अपॉन साइन ए के बराबर होता है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। तो डायरेक्ट अगर आपके पास याद है तो डायरेक्ट ही ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट याद रख, इस सब डाटा को हम लोग डायरेक्ट याद करवा देते हैं। क्या कि अगर साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए लिखा हो तो ये प्लस रहेगा तो इसका कंजुगेट फैक्टर यानी कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। अगर नहीं याद है तब इसको कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। हल करने का सिंपल तरीका है, हल करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन ए अपॉन 1 प्लस क्या लिखा है? कॉस ए लिखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसके संयुग्मी से, इसके कंजुगेट मल्टीपल से ऊपर और नीचे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अंश और हर में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस से और नीचे भी माइनस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए इंटू का 1 माइनस कॉस ए अपॉन यहां से हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू का हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। यहां तक ऐसे हल करेंगे, हल करके ऐसे लिख सकते हैं। आगे जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए यहां से होगा इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बेसिकली बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बेसिकली बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। यहां से फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा खत्म होगा तो यह बेसिकली बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन जो है किसके बराबर होगा? साइन ए के बराबर होगा। तो डायरेक्ट हमको लिख सकते हैं या सॉल्व करके याद करेंगे। तो डायरेक्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो सॉरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका जो क्या करिए? फैक्टर याद करिए आसानी से। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को बार बार हम लोग यूज करना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं? याद ही कर लेते हैं। तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन को बनाना बहुत ही क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सवाल कहता है कि एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिस को देखा।
चोर भागने लगा और पुलिस ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिस क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो बताइए कि पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, मिनट में बताना है, कितने मिनट के बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इस तरीके के अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानकर चले कि यहाँ पे चोर है, कोई यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है और यहाँ पे क्या है, पुलिस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सो कितना है, 600 मीटर है। 600 मीटर को अगर किलोमीटर में हम बनाएंगे तो हो जाएगा 0.6 किलोमीटर है। मतलब कि यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, दोनों के बीच का गैप 0.6 किलोमीटर है, मतलब कि 600 मीटर है। अब यहां से चोर भागना शुरू करेगा 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और पुलिस भागना शुरू करेगी 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो जब चोर को पुलिस पीछा करेगा तो रिलेटिव स्पीड से, यानी कि सापेक्ष चाल से जो है पीछा करेगा। रिलेटिव स्पीड से जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, S1 और S2 स्पीड से, दो ऑब्जेक्ट, दो पिंड जब एक ही डायरेक्शन में जाता है S1 और S2 स्पीड से, तो इन दोनों वस्तुएं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड से, सापेक्ष चाल से चलती है और इनका रिलेटिव स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वह बेसिकली बराबर होता है S2 माइनस S1, यानी कि दोनों के चालों का अंतर होता है। मतलब कि बड़े वाले स्पीड में से छोटे वाले स्पीड को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.6 किलोमीटर है, बटा ए 15 किलोमीटर से चल रहा है, 12 किलोमीटर से चल रहा है, मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 किलोमीटर है। यहां से पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 होगा, 6 × 30, यानी कि 1 × 5 घंटा लगेगा। लेकिन हमको मिनट में बताना है तो घंटा को मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 मिनट का समय लगेगा। मतलब कि 12 मिनट के बाद जो है पुलिस जो होगी वह चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। 12 मिनट के बाद पुलिस जो क्या करेगी, चोर को पकड़ लेगी। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। मतलब सक्सेसिव इंक्रीज किया जाता है, 2 बार इंक्रीज किया जाता है। पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी कर दी जाती है। तो बताइए कि मूल संख्या में कुल वृद्धि या कुल कमी कितने प्रतिशत को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, एकल प्रभावी कितना होगा, ये पता करते हैं। तो पहले देखिए 12% का वृद्धि किया गया है, फिर 23% का वृद्धि किया गया है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इक्विवेलेंट इंक्रीज पहले कितना किया गया। तो इक्विवेलेंट मैंने बताया कि अगर कहीं पे x% और y% दो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहे हैं, x% की वृद्धि हो रही है, फिर y% की वृद्धि हो रही है, तो उसका सक्सेसिव इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला होता है x + y + x इंटू वाई बट्टा जो है क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं, सक्सेसिव जो है क्या निकालते हैं, इंक्रीज निकालते हैं। तो पहले यहां पे 12% की वृद्धि हुआ है, पहले यहां पे लिखेंगे 12% की वृद्धि हो रहा है प्लस 23 की वृद्धि हो रहा है, 12 + 23 की वृद्धि हो रहा है प्लस 12 × 23 बट्टा जो है कितना हो जाएगा, 100 होगा। 12 में 23 को जोड़ेंगे तो यहां से 35 प्लस इसको गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 12 × 3 = 36 का 6 कैरी 3 12 दूना 24 और 3 27, यानी कि 2.76, यानी कि यहां से हो जाएगा 37.6% की क्या हो जाएगी, यहां पे एक्यूरेट जो है क्या होगा, वृद्धि होगा। कितने की वृद्धि होगा, 37.5 की वृद्धि होगी, सक्सेसिव इंक्रीज निकलेगा। फिर इस पर कहता है कि इस पर 34% का जो है कमी किया जाता है। यहां पर देखिए 37.6 है, लगभग हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 38% लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली आंसर निकटतम पूर्णांक में देना है, लगभग अप्रोक्स बता के देना है। तो यहां पे 37.6% को क्या हम लोग लगभग अप्रोक्स 38% मान लेते हैं, मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको निकटतम पूर्णांक में देना है। तो यहां पे 38% का इंक्रीज हो रहा है और यहां पे 34% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 38% बढ़ रहा है, 34% घट रहा है। तो अब हम पता करेंगे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहां से निकालेंगे 38 माइनस का जो है 34 हो जाएगा, माइनस 38 इंटू का 34 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको हल कराते हैं, 38 में से 34 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, माइनस यहां से हल कराएंगे
लगाएंगे तो 38 चौका कितना होता है, 38 का टेबल याद है, तो 38 चौका होता है 152, 152 का 2 होता है, कैरी हो जाएगा 15, 38 तिया होता है 114, कितना होता है 114 होता है, 5 4 9 1 1 2 और 1 12.9, यानी कि यहां से हो जाएगा 1292, 100 से भाग देंगे तो 12.92 होगा। लगभग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। और यहां से 4 प्लस में 13 माइनस में यानी कि माइनस का 9, और माइनस 9 हमको बताएगा कि यहां पे जो है 9% की कमी होगी, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोक्स मान करके, लगभग मान करके हम लोग बना सकते हैं कि लगभग कितने परसेंट की कमी होगा, 9% का मूल संख्या जो बनेगी उस मूल संख्या में कुल कमी प्रतिशत जो होगा कितने का होगा, 9% का जो है कमी देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू और आर का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं तो बताइए कि एंगल QOR का मान अगर 107 डिग्री है तो बताइए कि एंगल P का मान क्या होगा। यहां पे मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था, याद है? आप याद करिएगा ज्योमेट्री में कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक त्रिभुज A B और C है, इस ट्रायंगल ABC में एंगल B का एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर कहीं O पर मिलता है तो यहां पे जो कोण बनता है यह बेसिकली बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 के बराबर होता है। मतलब कि यहां पे जो कोण बनता है उसके आधे के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है क्या, कि अगर कोई दो त्रिभुज दिया गया है तो उस त्रिभुज के दोनों जो बेस होते हैं, आधार का कोण समद्विभाजक अगर आकर मिलता है तो उसके सामने वाले एंगल का आधा जो है 90 डिग्री में जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब कि 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 के बराबर होता है। सेम कंसेप्ट यहां पे भी लगाएंगे। यहां पे भी कंसेप्ट कहता है कि PQR एक त्रिभुज है, एंगल Q और R का कोण समद्विभाजक O पर मिलता है और एंगल QOR का मान जो है कितना डिग्री है, 107 डिग्री है। तो बताना है कि एंगल P का मान कितना होगा। तो यहां पे सिंपल तरीके से देखेंगे कि यहां पे जो कोण बनेगा ना वह बनेगा 90 डिग्री प्लस का एंगल P/2 बराबर होगा 107 के। ये प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में। या सिंपल सोच के देखेंगे कि ये 90 से कितना फालतू बन रहा है, तो 90 से 17 ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ पे 17 ज्यादा बन रहा है मतलब कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होगा, 34 डिग्री का कोण होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी के जो है सो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आई प्रश्न कहता है कि यदि एक संख्या है 7845K854, यह एक संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो बतलाना है कि K का मान कितना होगा। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि विषम स्थान पर अंकों का योगफल और सम स्थान पर अंकों का योगफल का जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो निकाल कर देखिए 8 और 4 कितना होगा, 12, 12 और 5 कितना होगा, 17, और 17 और 8 कितना होगा, 25 हो जाएगा। माइनस यहां से जोड़ेंगे तो 5 प्लस K होगा, 5 और 4 9 होगा, और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 16 प्लस का K लिख सकते हैं। यहां से हल कराएंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस का 16 माइनस का K बराबर 0। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 माइनस K बराबर 0। तो K का मान किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। यानी कि अगर K को 9 के जगह पे रखेंगे, मतलब K की जगह पे अगर 9 पुट करेंगे तो ये पूरी संख्या जो होगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि विषम स्थान पर अंकों का योगफल और सम स्थान पर अंकों का योगफल का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसी कोई संख्या है तब ये पूरी नंबर जो 11 से विभाज्य होगा। तो ऐसी संख्या किससे विभाजित होगी, K की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, K की जगह पे 9 संख्या आएगी। आई बात समझ में? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का हमको क्या बताना है, परिमाप बताना है। त्रिज्या खंड का परिमाप बताना है। जैसे कोई हमारा एक वृत्त है, वृत्त का यह जो है सो क्या है, ये पूरा एक सेक्टर है, त्रिज्या खंड है। इस त्रिज्या खंड का परिमाप बताना है। यह वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। तो ये पूरा जो
ये जो पूरा वाला हमको बताना है, इसका लेंथ हमको बताना है कि कितना होगा, यानी कि 10 और 10 20, यानी कि अगर ये दोनों त्रिज्या और प्लस ये वाला जो है जिसको हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई बोलते हैं, अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं, और हिंदी में अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो इस चाप का लंबाई हमको पता करना है कि चाप का लंबाई कितना होगा, आर्क का लेंथ कितना होगा। तो हमको तो पता है कि दोनों का रेडियस पता ही है, क्योंकि परिमाप हमको निकालना है, और चाप का लंबाई हमको केवल पता करना है। तो एक चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि वृत्त के जो चाप का लंबाई होता है, वृत्त के चाप का लंबाई होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के बराबर होता है। इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, चाप की लंबाई निकालते हैं। निकालेंगे थीटा का मान, कोण का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 अपॉन हो जाएगा 360 इंटू 2, पाई के जगह पे रखेंगे 3.14 और रेडियस के जगह पे रखेंगे 10। अब इस सम को पूरी तरीके से हल कर देंगे। हल कराएंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, आइए समझते हैं। 1 0 से 1 0, 3 से कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 314 बटा 60 हो जाएगा। अब 60 में 314 से भाग दीजिए तो 6 5 30, तो ऐसे ही कट जाएगा। 6 5 कितना हो जाएगा 30, 300 हो जाएगा, बच गया 14, पॉइंट बैठाएंगे 0, 6 दूना 12, यानी कि 5.2, चूंकि हमको दशमलव के एक ही अंक तक जाना है तो 5.2 हो गया, यानी कि चाप का लंबाई 5.2, 10 ई और 10, 10 और 10 20, 20 में 5.2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.2, मतलब 25.2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी के जो क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन बुडमास का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं आइए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कितना आंसर आएगा। हमने बुडमास आपको बताया था, बुडमास में हमने एक चीज पढ़ा था, बी से क्या होता है ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। ठीक है, हल करते हैं, आइए समझते हैं। इसको हल कराते हैं। सबसे पहले 7 में 7 को जोड़ेंगे कितना होगा 14, 14 में से 4 को घटाएंगे 10 होगा। इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 10। 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3, और यहाँ पे भी माइनस है और माइनस -3, यानी कि यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3 होगा, प्लस का 3 होगा। 7 और 4 माइनस का 11 हो गया। ठीक है, अब प्लस का यहां से बच गया 14। अब इसको हल कराते हैं तो कैसे हल कराएंगे, 14 और 3 17, 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 में 7 को जोड़ेंगे 24, 24 में से 11 घटाएंगे 13, और 13 में से 13 घटाएंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कितना होगा, ऑप्शन सी के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपके डीआई के क्वेश्चन छूट गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है करने का काम करेंगे।